हेलो बच्चों। होप के आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी और ये भी उम्मीद है कि जो भी हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ाई की थी तो आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर रहे होगे, साइड बाय साइड कर रहे होगे, करना ज़रूरी भी है। तो मालूम आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग थोड़ा रिकैप करेंगे। मेरे ख्याल से क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट टर्म में? हाँ, रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था, है ना? और हम आ गए थे स्नेल्स लॉ तक आ गए थे। आज स्नेल्स लॉ के ढेर सारे एप्लीकेशंस आप देख के हैरान हो जाओगे। एक स्नेल्स लॉ और उसके इतने ढेर सारे एप्लीकेशंस, बहुत एप्लीकेशंस। तो मैं अब थोड़ा सा, आपको मालूम ही है कि मैंने बताया था पहले कि हम क्या करते हैं मालूम है, पर स्टेप बाय स्टेप। पहली स्टेप पढ़ी, फिर दूसरी स्टेप पढ़ी, फिर तीसरी स्टेप पढ़ी, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को आगे बढ़ना है। अच्छा, अब बच्चे सोचते हैं कि सर आप स्टेप बाय स्टेप कहाँ तक जाएंगे? क्या हम सीबीएसई पे आके रुक जाएंगे या उसके भी आगे जाएंगे? क्या नीट और एम्स तक के लेवल पे जाएंगे, जेई मेंस तक जाएंगे या आईआईटी एडवांस तक जाएंगे? तो आज आपको मैं एक बात ज़रा बताना चाहूँगा। मालूम है आपने अगर देखा होगा इस साल का भी जो फिजिक्स का पेपर हुआ था और पिछले कई साल के रिव्यूज़ आप उठा के देख लो, जब भी सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर होता है सबसे ज़्यादा पेपर्स में जो छपता है वो फिजिक्स के पेपर्स के बारे में छपता है। ये इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पिछले कितने 5-6 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, किसकी बात होती है? अरे फिजिक्स के पेपर में वाट लगी, अरे फिजिक्स के पेपर ऐसा आया था, पूरा ऑल ओवर इंडिया। अभी इस साल की बात को छोड़ के 2 साल पहले की बात करता हूँ। फिजिक्स का पेपर हुआ और आपको मालूम है सीबीएसई ऑफिस में कितने हजार, विद इन आवर्स कितने हजार ईमेल आए थे, ये क्या पेपर सेट किया आपने? 93,000, 2 घंटे में एग्जाम होने के 2 घंटे में 93,000 ईमेल्स आए थे सीबीएसई के पास। आपने क्या किया? सीबीएसई सुनता उनता किसी की नहीं, वो उसी पैटर्न पे उनके पेपर सेटिंग चलती रहती है जिस पैटर्न पे चल रही है। अच्छा, अब आप सीबीएसई के पैटर्न को बेटा कोई इतना आसान मत समझ रहा कि सीबीएसई जैसे केक वॉक, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं। सीबीएसई के एग्जाम कोई केक वॉक नहीं होता, अच्छा खासा टफ पेपर आता है। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ आपसे, हमारे बच्चे क्यों हंसते हुए आते हैं, 90 से मार्क्स लेके आते हैं, क्यों आते हैं? हमको छोड़ते ही नहीं और ना छोड़ना है हमें। हम सब 1 to all सीबीएसई के लेवल का वो हमें पढ़ना है, बेसिक हमें पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन और डिफरेंट केसेस वो हमें पढ़ने। क्योंकि भैया ये मत सोचना है, मैं तो समझ कुछ बच्चे ऑफकोर्स एडवांस वाले भी हैं, जेई मेंस का भी टारगेट लेके चल रहे हैं, कुछ एडवांस का टारगेट लेके चल रहे हैं, कुछ नीट और एम्स का टारगेट लेके चल रहे हैं और कुछ का टारगेट सीबीएसई है। तो जिन बच्चों का टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या जिनका टारगेट सीबीएसई के सीबीएसई पीएमटी या एम्स या जेईई मेंस और एडवांस जिनका टारगेट है, उनके लिए तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन सब कवर करने वाले। लेकिन जो बच्चे सीबीएसई का टारगेट लेके चल रहे हैं वो ये मत सोचना कि हमें क्यों करना है इतना सब लेवल, हमें जाने की जरूरत क्या, हमारा तो काम छोटे मोटे इसमें कम चल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चलने वाला काम आपका। सीबीएसई के पेपर का अगर आप पैटर्न उठा के देखें तो अच्छा खासा टफ आता है पेपर। आप पिछले कितने सालों के रिव्यूज उठा के देखो, सीबीएसई का पेपर को इतना आसान नहीं आता, हंसी खेलना समझे सी फिजिक्स के पेपर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब 2-3 बातें आज आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा सीबीएसई के पेपर से रिलेटेड, सीबीएसई के पैटर्न के बारे में। एक तो सीबीएसई हर साल सैम्पल पेपर अपना देता है हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का भी देता है। अब आप फिजिक्स का इस साल का सीबीएसई के पेपर उठा के देखना और सीबीएसई का इसी साल का 2020 का सैम्पल पेपर उठा के देखना। क्या सैम्पल पेपर में से कुछ आया? कुछ नहीं आया, बहुत डिफिकल्ट। सैम्पल पेपर इजी था, एक आध क्वेश्चन आप फंस गया हो तो फंस गया हो, बाकी तो सारा जो था वो बड़ा एप्लीकेशन बेस्ड था और वही बच्चा कर पाया जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। अंदर से खोद के निकाला सीबीएसई ने, कई ये पूछ लिया कि मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। इतना डिटेल में जाके उन्होंने बच्चों से पूछा है कि बच्चा खुद हैरान है कि यार ये हमने क्यों छोड़ दिया, हमने वो क्यों छोड़ दिया, हमने वो क्यों छोड़ दिया। तो जिन बच्चों को हमने बताया बेटा हम जो पढ़ा रहे हैं आप तो थोड़ा भरोसा रखो और जितना कराते जा रहे हैं आप आँख बंद करके फॉलो करते जाइए, बाकी हमारे पर भरोसा रखिए आप कि अच्छा अब आप डेफिनेटली मार्क्स आएंगे क्यों नहीं। हमारे बच्चों के 90s में मार्क्स क्यों आते हैं? ऐसे ही आते हैं, हमको छोड़ देनी है, भले ही टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन बेटा छोड़ नहीं सकते। अच्छा, अब आपको करना क्या है मैं आपको एक बार बताऊं।
देखो, जब पढ़ाते जा रहे हैं तो जो जो टॉपिक में कवर करता जा रहा हूँ, जो जो फॉर्मूले डिराइव करता जा रहा हूँ, आप साइड बाय साइड उनके फॉर्मूले डिराइव करते जाइए। हर फॉर्मूला डिराइव करने के बाद उसके ऊपर बेस्ड में सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ज़रूर कराता हूँ ताकि सारी रेंज कवर हो जाए। उससे रिलेटेड में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बताता जाता हूँ। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस से रिलेटेड आपको मैं एक बात और बता दूं। देखो, अब मैं शुरू करने वाला हूँ ऑप्टिक्स से रिलेटेड, आपको शीट्स में देने वाला हूँ। ये शीट्स आप सॉल्व करिए और जिन बच्चों के डाउट्स आते हैं वो डाउट्स आप अपने व्हाट्सएप पे या जब ऐप शुरू होगा आप ऐप पे अपना डाउट मीन्स भेजिए मुझे, या अभी तो फिलहाल अभी ऐप जब तक शुरू होगा उसके पहले अपन व्हाट्सएप पे ही आपके डाउट लेंगे और आपके डाउट की जो भी रहेंगे उसके सॉल्यूशन में आपको भेजूंगा। हाँ, अब दूसरी बात मैं बता रहा था आपको कि सीबीएसई का लेवल और सीबीएसई का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, ये पहले से जरा आप अपने ध्यान में ये बात रख लीजिए। मैं इतना लेवल ऊपर लेके एक वन बाय वन ये सीढ़ी दर सीढ़ी अपन अपना लेवल क्यों बढ़ा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। सीबीएसई के में बच्चा अगर अपियर हो रहा है तो सीबीएसई का एग्जाम पैटर्न क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। देखिए, सीबीएसई में जो टोटल मार्क्स होते हैं उसके 15% क्वेश्चन 15% क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के आते हैं, बिल्कुल बेसिक्स होते हैं। उसके अलावा अब बचा 70%, तो 70% जो होता है ये मॉडरेट लेवल होता है। याद रखिए, मॉडरेट लेवल है। मॉडरेट लेवल में आपसे इस सब्जेक्ट की नॉलेज चेक की जाती है कि आपने सब्जेक्ट को कितना थॉरोली स्टडी किया, आपके सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। याद रखो, अब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जैसे क्वेश्चंस आने लगे, 1 मार्क क्वेश्चन तो बहुत ढेर सारे, 20 मार्क्स 1 मार्क क्वेश्चन आउट ऑफ 70, 50 बचे अब इसके बाद आपके। तो 1 मार्क क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज होंगे, इसमें मैच द फॉलोइंग होंगे, इसमें फिल अप द ब्लैंक्स होंगे, इसमें 1 सेंटेंस आंसर्स होंगे इन 20 मार्क्स क्वेश्चन में। एक सेंटेंस में एक या 2 सेंटेंस में आप आंसर दीजिए, या फिल अप द ब्लैंक्स करिए, या मैच द फॉलोइंग करिए, या एमसीक्यूज, इन सब मिला के 20 आते हैं। और कहाँ से पूछता है, बिल्कुल खोद के निकालते हैं अंदर से। जिस बच्चे ने थॉरोली पढ़ाई की हुई होती है वो तो कर लेता है, लेकिन जिस बच्चे ने सरसरी पढ़ाई की हुई होती है, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, वो यहाँ आके फैल जाता है। अब 70% मॉडरेट लेवल हो गया। इस 70% में भी आपको मैं साफ बता दूं बेटा, इसमें नीट लेवल और थोड़ा जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन थोड़े इसमें आ जाते हैं। इस एवरेज लेवल के क्वेश्चंस, पेपर की क्वेश्चंस की बात बता रहा हूँ। अब बचे 15%। ये 15% क्वेश्चंस होते हैं वेरी डिफिकल्टी और हाई डिफिकल्टी लेवल। यहीं पर वो छांटना चाहते हैं अच्छे बच्चे को, बहुत अच्छे बच्चे को, और मॉडरेट बच्चे को की छटाई यहाँ से होती है। ये जो 15% क्वेश्चन है ना, यही तो मेन होते हैं। ये छांटते हैं बच्चा किस लेवल का है और कितनी मेहनत की उसने, ये कितने इंस्ट्रक्शंस अपने टीचर्स के फॉलो किए। ये 15% क्वेश्चन। इन 15% क्वेश्चन का लेवल क्या होता है बेटा, ये आईआईटी एडवांस लेवल से थोड़ा सा मिलता जुलता है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अपन को आईआईटी एडवांस लेवल तक जाना ही पड़ेगा। सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई की तैयारी के लिए हमें आईआईटी एडवांस लेवल तक जाना ही पड़ेगा। अब आप को समझ में आ गई होगी बात मेरी कि हम किस तरह हमें पढ़ाई करनी है। और अच्छा, अब जब मैंने एनसीईआरटी की बात की थी, मैं 1-2-3 बातें और बताता हूँ। देखो, ब्लाइंडली एनसीईआरटी के जो थ्योरी पार्ट है ना, वो तो बड़ा अच्छा है, ठीक, लेकिन एनसीईआरटी में डेरिवेशंस नहीं होते। पहले पार्ट होता है डेरिवेशन का, फर्स्ट स्टेप होता है, डेरिवेशन का सेकंड स्टेप होता है। एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे हैं, तो आप एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए। थ्योरी पार्ट जो है एनसीईआरटी का पढ़ लें, अच्छा है वो, ठीक है। डेरिवेशंस आप एनसीईआरटी से भूल के नहीं देखें। डेरिवेशंस हम कराएंगे, अब हम सबसे ईजीएस्ट मेथड से डेरिवेशंस कराएंगे और आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन डेरिवेशंस की थॉरो प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एनसीईआरटी के मेन प्रॉब्लम जितने भी हैं, और मैं शीट तो दूंगा ही दूंगा आपको, शीट के प्रॉब्लम तो सॉल्व करने ही करने। इन द मीन टाइम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लीजिए, और एचसी वर्मा के प्रॉब्लम्स आप जरूर सॉल्व करिए। स्पेशली एचसी वर्मा के प्रॉब्लम्स में उन बच्चों से बोलूँगा कि जो नीट या आईआईटी जे मेंस एंड एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, वो एचसी वर्मा जरूर करें। और जो बच्चे सिंपली सीबीएसई तक ही अपना लेवल रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि आप कम से कम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करिए, और जो फिर आपको जो शीट दी जा रही है वो हमारी शीट के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करिए। सफिशिएंट इतना काम बन जाएगा आपसे, ठीक। चलो, अब आज का सफर अपन आगे बढ़ाते हैं।
अच्छा, अब बच्चे बोलते हैं साहब कि ये फिजिक्स का की वास्टनेस है क्या, क्या पूछ लेते हैं, कहाँ तक चले जाते हैं। मैं इसके बारे में अगले सेशन में बात करूंगा, कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। कुछ बातें अगले सेशन के लिए छोड़ दें, अगर बातों में उलझ के तो बातें बहुत बढ़ जाएंगी। तो मेरे हाल से मुझे शुरू करना चाहिए आज का। हम रिफ्रैक्शन का थोड़ा सा पार्ट जो शुरू किया था, थोड़ा क्विक रिकैप करते हैं, उसके बाद आज के टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, थोड़ा सा रिकैप कि पिछले टर्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, है ना। ओके, देखिए पिछले हमने स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन, लाइट अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से डिविएट हो जाती है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर सकती है वो ऑप्टिकल मीडियम कहलाता है। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, वो ऑप्टिकली रेयरर कहलाता है। और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है वो ऑप्टिकली डेंसर कहलाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था हमने। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और किसी मीडियम में जो भी लाइट की अलग अलग स्पीड होती है, ग्लास में कुछ और होती है, पानी में कुछ और होती है, डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है कि लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में उसको लाइट की स्पीड किसी मीडियम से डिवाइड कर दें तो इनमें एक डेफिनेट रेशो होता है। ये रेशो बताता है हमें कि मीडियम में लाइट की स्पीड कितने टाइम्स कम हो जाती है। डिस्कस कर चुका लास्ट टाइम में, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लूंगा। ये कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ये बताता है कि जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसकी स्पीड कितने टाइम्स कम हो जाती है ना। ओके, तो इस तरह से अगर हम मान लें कि हमारे पास दो मीडिया हैं और एक मीडियम 1 है, दूसरा मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 या मीडियम 2, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। इस मीडियम में लाइट c1 स्पीड से एंटर होती है, दूसरे मीडियम में लाइट जब जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और c2 हो जाती है। तो अब इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1 and 2 इज इक्वल टू लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम में अपॉन लाइट की स्पीड सेकंड मीडियम में। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप देखते जाइए, ये सब यूज होने वाला है अभी। अच्छा, अब फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/C1 होगा, सेकंड मीडियम का C/C2 होगा। रीकैप है ये, है ना। अच्छा, ये इक्वेशन कौन सा ले लूं मैं? ये इक्वेशन 2 ले लूं, ये इक्वेशन 3 ले लूं। तो हम देखते डिवाइड करते तो हमारे पास आता है n2/n1 इज इक्वल टू 1 n2 इज इक्वल टू C1/C। ये सब हम लोग लास्ट टाइम में कर चुके। इसके बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात की थी, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये वाला था। और सेकंड लॉ था स्नेल्स लॉ कहलाता है, और ये था साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्कस हो चुका है, बहुत शॉर्ट ले रहा हूं। तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये रेशो कांस्टेंट होता है दो मीडिया के लिए, फॉर गिवन टू मीडिया। और ये कांस्टेंट होता किसके बराबर है? ये होता है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं? n2/n1 भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा साइन आई n1, है ना। n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी मीडियम में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस, अच्छा ये याद रखो, ये कांस्टेंट है। इसको बहुत अच्छा है, कितनी आसान बात, आप खुद सोचिए कितनी, हारे तो बड़ी सिंपल, बड़ी आसान सी बात। अच्छा, एक बात और बताऊं यहाँ कि मैं डिसकंटिन्यू हो रहा है मेरा हाल है। ओके, मैं जो बात बता रहा था आपको उसको भी रिज्यूम करता हूँ। यहाँ पर आपको एक बात और बताता चलूँ कि ये साइन आई अपॉन साइन आर सभी कहाँ से आ गया? स्नेल ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उस एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस के ऊपर उन्होंने ये रिजल्ट प्रोड्यूस किया, प्रोपाउंड किया। अच्छा, अब इसी रिजल्ट को हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ वेव प्रोपेगेशन।
तो हाइगेंस की जब वेव फ्रंट थ्योरी आएगी, वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, तो हमें ये प्रूव करेंगे, ये बाकायदा इसका प्रूफ भी है, एग्जाम में आता है इसका प्रूफ। एग्जाम में तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ भी आता है, I=R, ये भी प्रूव करेंगे। ये सब कहाँ होगा मालूम है? ये सब शुरू होगा आपका वेव ऑप्टिक्स में। और वेव ऑप्टिक्स में किसकी जरूरत होगी आपको? जो क्लास 11th में आपने वेव मोशन पढ़ा था ना, साइड बाय साइड बच्चों उसको आप तैयार करते जाइए। क्लास 11th में हमने जो वेव मोशन पढ़ा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले रिवाइज कर लेना, पूरा थॉरोली नहीं पढ़ना है, बेसिक पढ़ लेना, उसके बाद वेव मोशन की स्टडी कर लेना, और फेज स्पेशली क्या होता है फेज के बारे में पढ़ लेना। और अगर किसी को डाउट है तो अब मैं उसके लिए भी आप कहेंगे तो मैं सेपरेट क्लास ले लूंगा, उसके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बड़ा जरूरी। तो फिर ये अपन प्रूव करेंगे। अब आज हम इसके एप्लीकेशंस के ऊपर आएंगे। मैं दोबारा रिज्यूम कर रहा हूं इसको। तो किसी मीडियम में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल का साइन, और उस दूसरे फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल का साइन का जो प्रोडक्ट होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। बड़ा सिंपल सा है कहने के लिए तो ये लॉ, लेकिन इसके एप्लीकेशंस उतने ही वास्ट हैं। जब तक आप लोग इसको देखिए, अब आज अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करना है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने मिस कर दिया जरा नोट कर लीजिए। अच्छा, अब यहां इसी डायग्राम में से मैं आपको बता रहा हूं कि ये एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन को डेल्टा से भी शो करते हैं और कैपिटल लेटर भी यूज होता है इसका। हम यही स्मॉल लेटर लेके चल रहे हैं ग्रीक अल्फाबेट का। तो क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन, और उसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये एंगल ऑफ डेविएशन बहुत यूज होगा, इसका भी बड़ा अपना रोल है। तो इसके ऊपर बेस भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स का लेवल हमें बढ़ाना होगा, है ना। मैं इस तरह चलूंगा कि धीरे धीरे हम इस तरह करें कि हर बच्चे को जरा ठीक से समझ अभी आता जाए। ओके, देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये मेरी जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही थी। अब इस मीडियम में एंटर होने के बाद ये जो रे ऑफ लाइट थी ये अपने पाथ से क्या हो गई, ये थोड़ी डिविएट हो गई, अंदर आ गई। अच्छा, अब एक बात और जरा ध्यान से सुनते चलिए। मैंने आपको बताया था कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है वो ऑप्टिकली रेयरर होता है, उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है कंपैरेटिवली, उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, और उस मीडियम में लाइट अंदर बैंड हो जाती है, डेंसर से रेयरर हो जाएगी, बैंड्स अवे। तो यहां पर आई और आर में क्या रिलेशन है अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो मैं आपको बता रहा था एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, अब अगर ये एंगल आर है तो बेटा ये एंगल कितना होगा अपना, ये एंगल होगा अपना आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो अब आप समझ लीजिए ना कि ये कितना हो गया, लाइट इस तरह जा रही थी और इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतने एंगल से बैंड हो गई ऑन एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2। तो ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, साफ दिखाई दे रहा, आई में से आर सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ये भी नोट कर लो। उसके बाद नॉर्मल इंसिडेंस, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है, आप समझ गए होंगे हेडिंग से ही कि जो रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है वो नॉर्मली एंटर हो रही है, मतलब अलोंग द नॉर्मल परपेंडिकुलरली। डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं कि क्या है नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब। ये एक मीडियम दो मीडिया को सेपरेट करने वाली सरफेस है, ये उस सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, और ये एंगल जो ये इंसिडेंट रे है, अगर इंसिडेंट रे ये है अलोंग नॉर्मल है तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई इक्वल टू यहां हुआ 0। ये मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मान लो एयर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, है ना।
तो अब सवाल ये कि लाइट नॉर्मल से की तरफ बेंड होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, तो हम जानते हैं n इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। तो n इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू 0 हो गई, साइन 0 अपॉन साइन आर, तो यहां मैं ले लेता हूं इसको साइन आर इज इक्वल टू साइन 0 0 हो गया, है ना, उस अपॉन n तो वो 0 हो जाएगा, तो साइन आर की वैल्यू 0 तो r मतलब 0। आप समझ गए कि क्या लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो हम कहते हैं कि साहब वो अपने पाथ से डिविएट हो जाती है। नोट कर ली जाती है साइड बाय साइड, अपने पाथ से डिविएट हो जाती है। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या आएगा, क्या लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो क्या वो 100% इन ऑल द केसेस क्या वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से डिविएट होती है क्या? तो आंसर है यस होती है, बट एक एक्सेप्शनल केस आ गया, और वो एक्सेप्शनल केस कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है या जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है, तो लाइट अपने पाथ से डिविएट नहीं होती एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होने के बावजूद भी। तो ये पर्टिकुलर केस है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आता है, इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखिए और इसको नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि किस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है और किस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने के लिए बता दूं आपको मैं, लाइट कहां बैंड होती है, क्यों बैंड होती है मैथमेटिकली। उसका थ्योरेटिकल रीजन अलग है, उसका क्वांटिटेटिव आइडिया मैथमेटिकल आइडिया हुआ, क्वालिटेटिव आइडिया बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है उसका, अभी फिलहाल उसको समझाने का टाइम नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटिविटी और कॉन्सेप्ट ऑफ परमिएबिलिटी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में शुरू होगा, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो बहुत आगे जाके उसका एक्सप्लेनेशन तो है, तभी मैं आपको उस एक्सप्लेनेशन में उलझा नहीं रहा हूं। अभी सिंपल सी बात कर लेते हैं। मान लिया हमने कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई है ना, हम आर एंड इनमें रिलेशन देख रहे हैं, आर एंड आई, कब आर ज्यादा होगा कब आई ज्यादा होगा। तो ये मान लिया मैंने कि ये एक मीडियम है, इसमें ये रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर हुई, ठीक, और इस मीडियम का ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, ये n1 है और ये n2 है। मान लिया कि n2 इज ग्रेटर देन n1, लेट या सपोज्ड, तो ये n2 अगर ग्रेटर है तो ये डेंसर मीडियम हुआ, और अगर ये n1 है जो कम है कंपैरेटिवली, तो कंपैरेटिवली ये वाला मीडियम क्या हुआ, रेयरर हो गया। अब यहां पर जो भी एंगल है मुझे नहीं मालूम वो उसकी वैल्यू आई से ज्यादा है, आर जो भी है, आर की वैल्यू कितनी है ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब यहां से मैं देख लेता हूं, अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ के एप्लीकेशन से स्टार्ट हो गए, आप इसमें हेडिंग डाल सकते हो एप्लीकेशंस ऑफ स्नेल्स लॉ, और आगे आते जाएंगे, ये उसका बेसिक है। तो स्नेल्स लॉ क्या था, साइन आई n1 साइन आई इज इक्वल टू n2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड मीडियम में होगा तो ये होगा n2 साइन आर, ये मेरा स्नेल्स लॉ है ना। अच्छा, मैं इस फॉर्म में ले आता हूं। अब ये n2 इज ग्रेटर देन n1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि n2 अपॉन n1 इज ग्रेटर देन कितना होगा, यस ये होगा 1, इसको याद ध्यान में रखना। अब इसी को मैं यहां लेके आ रहा हूं, तो अब देखो मैं किसकी वैल्यू यहां से निकालूंगा, मैं निकालूंगा n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। सिंस n2 upon n1 is greater than 1 as per the given condition, therefore हम क्या लिखेंगे, sin i upon sin r भी क्या होगा, it will be greater than 1 होगा। तो अब sin i और sin r में ये रिलेशन आया तो हम क्या कह सकते हैं कि i is क्या होगा, sin i upon sin r is greater than, तो i हमारा होगा greater than r।
अब अगर आई आर से ग्रेटर है तो ये कब होगा? ये जब होगा जब रे ऑफ लाइट बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम कह सकते हैं कि आई इज ग्रेटर देन आर। तो अब जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू आई से कम हो जाती है और ये रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। नोट करिए। इसके बाद इसकी रिवर्स कंडीशन लेते हैं। होपफुली नोट कर लिया सबने। तो अब मैं दूसरी कंडीशन लेता हूं, ये मिटा रहा हूं, आप फिर से इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब थोड़ा सा रिवर्स कंडीशन ले रहा हूं, अपोजिट कंडीशन ले रहा हूं। ये N1 है और ये N2 है। अभी लिया था N2 ग्रेटर देन N1, अब मैं ले रहा हूं N2 इज लेस देन N1, यानी N2 इज लेस देन N1, यानी ये मेरा अब डेंसर मीडियम हो गया और ये मेरा रेयरर मीडियम हो गया है ना। ये डेंसर हो गया और ये अब रेयरर हो गया। तो N2 हमने मान लिया, लेट N2 इज लेस देन N1, इसका मतलब ये हुआ कि N2 अपॉन N1 इज लेस देन 1। चलिए दोबारा स्नेल्स लॉ के ऊपर आ गए। साइन आई अपॉन N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब N2 अपॉन N1 इज लेस देन 1, तो यहां भी साइन आई अपॉन साइन आर इज लेस देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि I इज नाउ लेस देन R, है ना। तो I मस्ट बी लेस, तो इसके लिए क्या होगा, इस रिफ्रैक्टेड रे को इसको डिविएट होना पड़ेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल सो दैट R इज ग्रेटर देन I। तो क्या समझ में आया हमें यहां से, जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में आती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट हैज टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेटा ये भी नोट कर लो। मिटा दूं? होपफुली सबने ये नोट कर लिया होगा। अच्छा, अब इसके पहले कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहां करवाऊं, एक सिंपल सा प्रिंसिपल आता है, बहुत यूज का है, ये काफी यूज होता है। इस प्रिंसिपल के बारे में आपको बताऊंगा। इस प्रिंसिपल के बारे में बताने के बाद हम प्रॉब्लम्स के ऊपर आएंगे। अभी स्नेल्स लॉ के ऊपर बेस्ड ही प्रॉब्लम्स चलेंगी बहुत सारी। तो पहले कुछ और थोड़ा सा फंडामेंटल नॉलेज हम गेन कर लें, थोड़े से और हम कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद हम स्नेल्स लॉ के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करेंगे। मेरे ख्याल से होपफुली अभी तक हमने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं की है, हम बड़े बेसिक्स और कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर ही चल रहे हैं, है ना। तो अब एक प्रिंसिपल है, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मालूम है क्या बोलता है? ये मान लिया हमने सेवरल मीडिया है, ये नंबर ऑफ मीडिया, ठीक है। लाइट यहां से चली, कहां से चली होगी, सोर्स से चली होगी, फिर एक मीडियम में आई, फिर आग नीचे थोड़ी डिविएट हो गई एक और मीडियम में, फिर यहां आई। अल्टीमेटली आप किसी भी स्टेज के ऊपर, एट एनी स्टेज, अगर आप लाइट का पाथ रिवर्स कर दें, लाइट हैज अंडरगॉन मेनी रिफ्रैक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस, ठीक। अच्छा, मैं यहां मान लें कि एक और ऐसा मिरर ले लूं, ऐसा नहीं लूं, ये मैंने लाइट का रिफ्लेक्शन करवा दिया, ठीक। अब मैंने इस लाइट के पाथ में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक प्लेन मिरर रख दिया, ये मैंने मिरर की डायरेक्शन चेंज की। तो अब मैंने ऐसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मिरर रख दिया, मिरर ऐसे परपेंडिकुलर इंसिडेंस हुआ तो ये रे ऑफ लाइट अपना पाथ क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, रिवर्स हो जाएगी। तो अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये बोलता है कि आफ्टर अंडरगोइंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस, आफ्टर अंडरगोइंग एनी नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस, if the path of ray of light is reversed,
अगर किसी भी स्टेज के ऊपर लाइट के डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर मिरर रख दिया जाए, प्लेन मिरर, सो दैट लाइट का पाथ रिवर्स हो जाता है, तो लाइट जिस पाथ से होती हुई आती है सोर्स से, जब ये पाथ रिवर्स होती है इसकी डायरेक्शन, तो एग्जैक्टली उसी पाथ को लाइट फॉलो करती है जिस पाथ तक से वो होकर आती है. इट गोज बैक टू द सोर्स, वो सोर्स तक वापस जाती है. तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, आप नोट कर लो. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप बुक से इसकी डेफिनेशन देख लेना, मैं इसको दोहरा रहा हूं. इफ द पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड एट एनी स्टेज after the light has suffered any number of refractions and reflections, if the path of light is reversed, then light retraces its path and goes back to the source. तो लाइट का पाथ आप रिवर्स करोगे, उसके पर कहीं भी उसके पर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर मिरर रख दो, कितने भी रिफ्रैक्शंस ना हो जाएं, कितने भी रिफ्लेक्शंस ना हो जाएं, लाइट एग्जैक्टली जिस पाथ से आती है रिवर्स होके उसी पाथ को फॉलो करते हुए सोर्स तक वापस जाती है. ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. ठीक है, तो हम यहां इसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, हम इस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं दो मीडिया के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस के बीच में म्यूचुअल रिलेशन क्या होता है. तो मैं यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. ये मेरा मीडियम 1 ले लिया मैंने, और ये मैंने ले लिया मीडियम 2. ये एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, कहां से आई, किसी सोर्स से आई होगी. तो ये हो गया मेरा सोर्स ऑफ लाइट एस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, और ये रे ऑफ लाइट मान ले ऐसे डिविएट हो गई, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे डिविएट हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई, एंगल आर हो गया. तो ये हो गया एंगल आर. तो ये एस ओ, और ये मैंने क्या रख दिया, यहां इसके रास्ते में एक प्लेन मिरर ऐसा रख दिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो अब ये रे ऑफ लाइट रिवर्स हो जाएगी, अपना पाथ रिट्रेस करते हुए जिस पाथ से आई थी उसी पाथ में वापस हो जाएगी. ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है. जरा ये दोनों डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं. अब अगर आप क्लास में होते तो मैं आपको यहां इन्वॉल्व करता सब बच्चों को कि बेटा जरा जल्दी जल्दी कॉन्सेप्चुअल आंसर्स देते जाओ. तो मैं यहां क्वेश्चन तो आपसे करूंगा, आप ये जवाब मुझे नहीं देंगे, अपने आप को देंगे कि मेरा सवाल जो था आपका उसका जवाब सही है कि नहीं. सवाल मैं पूछूंगा, क्लास में आपसे सवाल पूछता, अभी मैं सवाल पूछूंगा, आप क्लास में होती तो आप मुझे जवाब देते, अभी आप अपने आप को ही इसका जवाब दीजिए. जब रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से N2 मीडियम 2 एंटर हुई, तो इंसिडेंट रे कौन सी है, जिसका एरो टुवर्ड्स द सरफेस होता है. तो मेरी एस ओ हो गई एंगल इंसिडेंट रे, और आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस. और यहां से रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, अरे अवे फ्रॉम द सरफेस, तो ये रिफ्रैक्टेड रे ओपी हुई, और ये एंगल आर हुआ. अब रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ मैं क्या लिखूंगा, स्नेल्स लॉ बोलता है 1 and 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1. कोई खास बात नहीं, ये तो पढ़ा हुआ आपने, है ना. अच्छा, अब लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, तो जब रे ऑफ लाइट मीडियम 2 से आफ्टर रिफ्लेक्शन मीडियम 2 से N2 मीडियम 1 एंटर करती है लाइट, मीडियम 2 से मीडियम 1 में लाइट जाती है ना. तो अब जरा देखो, तब इंसिडेंट रे कौन सी हुई और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ. तो वही पुरानी बात, जैसा कि मैंने कहा था कि देखो बेसिक्स बच्चों याद रखना. सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इंसिडेंट रे और कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टेड रे बताया था. जिस रे का एरो टुवर्ड्स द मिरर या टुवर्ड्स द सरफेस होता है वो इंसिडेंट रे कहलाती है, और उस रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है. तो जब लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ये पीओ हो जाएगी. पीओ क्या हो गई, इज इंसिडेंट रे. इंसिडेंट
रे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर। अब ये आर एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन नहीं है, आर बन जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये रे ऑफ लाइट सेकंड मीडियम में एंटर हो गई और ये रे ऑफ लाइट ओ एस क्या हो गई? ऑन एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2, नाउ दिस रे इज गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस, तो ओ ए इज नाउ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ओ एस इज refracted ray, refracted ray, therefore angle of refraction, angle of refraction अब हो जाएगा I। ठीक है ना? कोई खास बात तो नहीं होगी इसमें, नोट कर लीजिए ये। तो हम करने क्या वाले? चलिए, जब रे ऑफ लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में एंटर हो रही है तो अब मैं क्या लिखूंगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखूंगा? 1 and 2 क्या था? रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर होती है तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। लेकिन अब रे ऑफ लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में एंटर हो रही है तो मैं क्या लिखूंगा इसको? n2 या 2 and 1 क्या लिखूंगा? 2 and 1 लिखूंगा। ये 2 and 1 क्या होगा? 2 and 1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। और क्या शो कर रही है? रे ऑफ लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है तो ये क्या होता है? 2 and 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये रिलेटिव है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, है ना? ओके, क्या होगा ये? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस? आर है, अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बन गया मेरा सेकंड मीडियम में? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो पहले लाइट 1 से 2 में आ रही थी तो ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस था, लेकिन जब लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आर और ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इट इज डिसाइडेड बाय द एरो, एरो से डिसाइडेड होता है। तो ये मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। जरा नोट तो कर लो बच्चों। होपफुली के कोशिश करता हूं कि इसी में कर दूं। यहां मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को जरा मल्टीप्लाई कर दें अपन। तो 1 and 2 इंटू 2 and 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, है ना? तो साइन आर से साइन आर और साइन आई से साइन आई कैंसिल कर दो। इसका मतलब 1 and 2 इंटू 2 and 1 इज इक्वल टू 1। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल भी और फॉर एमसीक्यूज भी। न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ ये आता है, ठीक है? तो मैं इसको अगर आगे बढ़ाऊं तो 2 and 1 क्या होगा? 2 and 1 होगा 1 अपॉन 1 and 2। इसको भी आप नोट कर लो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या है? रेसिप्रोकल है। किसका? मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, अब यही छोटी छोटी बातें आगे जाके वाइटल रोल प्ले करती हैं। जरा नोट करो, इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नोट कर लो बेटा, ये जब तक मैं ये वाला पार्ट आपके लिए तैयार कर लूं, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन, ए म्यू जी, अगर मैं लिख दूं ए एन जी या ए म्यू जी कुछ भी लिख दूं, क्या होता है ये? 3/2। इफ ए एन जी इक्वल टू 3/2 तो जी एन ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर या विथ रिस्पेक्ट टू एयर की जगह विथ रिस्पेक्ट टू वाटर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मैंने एयर का एग्जांपल ले लिया।
तो ANG अगर 3/2 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एयर का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लास? फॉर्मूला ये लगेगा, और ये आपको समझाना चाह रहा था मैं। GNA होता है 1/ANG। यस यू आर राइट। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1/3/2। इसकी वैल्यू रख दी मैंने। इसका मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा? 2/3 होगा। ये बताता है हमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। दो मीडिया का विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इसके बाद। बेस्ड ऑन स्नेल्स लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ स्नेल्स लॉ। जब तक आप ये नोट करिए, हम एप्लीकेशंस ऑफ स्नेल्स लॉ के ऊपर आ रहे हैं। अभी एप्लीकेशंस ऑफ स्नेल्स लॉ बहुत डिटेल्ड, ढेर क्वेश्चंस हैं। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हम टच जरूर करेंगे, और आपको डिटेल्ड में दूंगा शीट में, जिसमें डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ स्नेल्स लॉ हेडिंग डाल दो। एप्लीकेशंस ऑफ स्नेल्स लॉ। देखो, जब हम लोअर लेवल से शुरू करते हैं तो आगे जाके धीरे धीरे हायर लेवल के, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो जो बच्चा अभी मेहनत करेगा, रिवाइज करेगा, वो उसके लिए बाद का काम आसान हो जाता है। तो डिफिकल्ट सवाल भी बड़े आसानी से, कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो जाएं तो डिफिकल्ट सवाल भी आसानी से हो जाते हैं। नोट कर लो बेटा जरा ये। अब आपके लिए मैं डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। तो एक क्वेश्चन यहां आपके लिए बना रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, नोट कर लीजिए। देखो, हमें दिए हुए हैं दो, ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 में यहां दिया हुआ है मुझे एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, ऑफ कोर्स एयर हुआ ही है। एक दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दिया हुआ है √2, और ये एक रे ऑफ लाइट एंटर हुई 45 डिग्री से, रे ऑफ लाइट एंटर हुई। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? यहां मुझे R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? ठीक है, मेरे ऑप्शंस क्या हैं? मेरे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है मेरा 20 डिग्री, दूसरा ऑप्शन बी मेरा क्या है? ऑप्शन बी है ये 30 डिग्री, और ऑप्शन सी क्या है? ये 60 डिग्री। ऑप्शन सी 60 डिग्री ले लो, और ऑप्शन डी आप ले लो 45 डिग्री। मुझे आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्नेल्स लॉ के एप्लीकेशंस आपके शुरू हो गए, और इस एप्लीकेशंस बहुत ढेर सारे हैं। अगले टर्म में स्नेल्स लॉ के ऊपर बेस प्रॉब्लम्स हम करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, सिंगल स्फेरिकल सरफेस के ऊपर आएंगे आने वाले टर्म्स में। फिर कहां पर आ जाएंगे? फिर हम लेंसेज के ऊपर आ जाएंगे। फिर कहां पर? फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आ जाएंगे। चलिए, अब स्नेल्स लॉ क्या था मेरा? स्नेल्स लॉ ये था N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। ये था ना स्नेल्स लॉ। तो N1 और साइन ऑफ एंगल का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में जो भी रे ऑफ लाइट, अब मुझे नहीं मालूम ये अगर ये रेयर है तो ये डेंसर हुआ तो इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था। ये हो गया R। R की वैल्यू क्या है? तो ये होगा N2 sin R, है ना। तो अब N1 की वैल्यू यहां से देखो बच्चों। अच्छा, मैं सोच रहा हूं कि आप लोग सॉल्व करिए, और जब क्लास ये चलेगी आपकी तो आप लोग बच्चे सॉल्व करते जाना उस टाइम। अभी आप सॉल्व करिए, जब क्लास आपकी चलती रहेगी तो मैं चेक करूंगा। अब ये आप सॉल्व करते जाइए और खुद अपने को ही एनालाइज करिए कि किस बच्चे का आंसर सही आया और किस बच्चे का आंसर सही नहीं आया। तो होपफुली कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों का सही ही आएगा। आप करते जाइए साथ साथ और खुद चेक करिए अपनी परफॉर्मेंस। तो अब यहां बच्चों बोलो N1 की वैल्यू कितनी? 1, और साइन आई मेरा कितना? साइन 45 डिग्री। N2 की वैल्यू कितनी है? इट इज √2। R की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो साइन 45 होता है 1/√2, तो ये हो गया 1/√2। ये √2 यहां, और ये साइन R,
समझ गया ना? तो अब आपके लिए मामला हो गया थोड़ा आसान। तो ये हो गया 1/2। तो आर की वैल्यू कितनी होगी? ऑफ कोर्स आर की वैल्यू होगी 30 डिग्री। ये इस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे बच्चों। और अब यहां ऑप्शंस चेक करें, कौन सा ऑप्शन है ये? यस, इट इज ऑप्शन बी। तो बी मेरा यहां पर ये करेक्ट ऑप्शन है। तो अब मैं इसी से मिलती जुलती एक और प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं। ये प्रॉब्लम आप ट्राई करेंगे, होपफुली डायग्राम्स आपने ड्रॉ कर लिया होगा। मिलती जुलती एक और प्रॉब्लम ये आप ट्राई करेंगे अभी हाल फटाफट। और ये प्रॉब्लम में क्या दिया आपको? इस प्रॉब्लम में आपको दिया ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का, और ये n1 की वैल्यू √3 और n2 की वैल्यू ये दी हुई है 1। अब ये बोल रहे हैं साहब ये क्या हो गया? डेंसर। ये क्या हो गया? रेयरर। लाइट क्या होगी? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब ये r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मुझे फाइंड आउट करना है। और ये मेरे ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस हैं मेरे? 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 45 ऑप्शंस मेरे यही है। ठीक, अब देखते हैं आंसर आता है क्या। आप ट्राई कर लीजिए। मैं चाहूंगा कि इसको बच्चे खुद ट्राई करें। मैं तो फटाफट बाद में करूंगा, आप कोशिश करना शुरू कर दीजिए अभी वाइल ड्यूरिंग द क्लास। कॉपी और पेंसिल होपफुली सबके पास होगी, तो आप ट्राई करिए इसको। तो देखते हैं फिर, चलो करें इसको। चलो आज का लास्ट प्रॉब्लम है। हम स्नेल्स लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे। आप देखेंगे हर वैरायटी स्नेल्स लॉ के ऊपर कितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हम सारे ट्राई करेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं। जब भी तो मैंने आपसे कहा कि हमारे बच्चे सीबीएसई में भी 90% मार्क्स एंड अबव लेके क्यों आते हैं, हंसते हुए क्यों आते हैं। दुनिया के बच्चे सीबीएसई फिजिक्स का स्पेशली एग्जाम होता है रोते हुए आते हैं, हमारे बच्चे हंसते हुए आएंगे, क्योंकि हम कुछ छोड़ेंगे नहीं ना। हाँ बच्चों, अब बोलते जाओ जरा, n1 की वैल्यू कितनी? यस, इट इज √3। साइन एंगल आई कितना है मेरा? साइन 30, लिख दिया मैंने साइन 30। n2 की वैल्यू कितनी है? ये 1 है। ये n2 r की वैल्यू मुझे निकालनी है r, तो ये हो गया √3। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? यस, 1/2 होती है, इज इक्वल टू साइन r। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन r कितना हो गया? साइन r हो गया ये आपका √3/2। बट हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ r इज इक्वल टू, सब बच्चों ने मेरे हिसाब से, मैं जानता हूं ये आप सब पहले से करके बैठे, डेफिनेटली कर लिया होगा आपने, r की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब आज की कहानी, आज का सफर, इसको हम एक स्टॉप के ऊपर ला के छोड़ते हैं। इसको हम सफर को रिज्यूम करेंगे अगले टर्न में, और स्नेल्स लॉ के ही हमारे एप्लीकेशंस चलेंगे। स्नेल्स लॉ के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगली क्लास। बच्चों आप कुछ बच्चे काफी सोच रहे हैं कि लाइव क्लास से बाद में देख लेंगे, रिकॉर्ड तो हो ही जाती है। बेटा मैं चाहूंगा कि आप ये क्लास लाइव देखें, आपके लिए बहुत फायदा होगा। जिन भाई उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो बाद में ज्वाइन करते हैं, साथ में ज्वाइन नहीं करते, उनके लिए बोल रहा हूं। अगली क्लास बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आने वाला है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसके ढेर सारे एप्लीकेशंस भी कंटिन्यूड होंगे। तो अगले टर्न में स्नेल्स लॉ के एप्लीकेशंस और उनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स कंटिन्यूड होंगे, और एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।